नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज से हम एक क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इस क्वेश्चन सीरीज में उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा जो कि स्पेशली पूछे जाते हैं एसएससी में और कहे तो स्पेशली इन सीजीएल और सीएचएसएल में। तो ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम में मील का पत्थर साबित होंगे। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या इनकी एक्सप्लेनेशन है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार कह रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड एज, यानी सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ठीक है, क्या कहलाती है? अब देखिए, सूर्य को हम देखते हैं। देखिए, ये मैंने एक फोटो लिया है। इसमें क्या है, ये सूर्य है जो कि बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन, यहां से रेडिएशन निकलती है। उसके बाद कन्वेक्शन जोन, उसके बाद फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर क्या है? सबसे चमकदार लेयर है, यानी जो हमें दिखाई देती है वो क्या है? फोटोस्फीयर है। उसके बाद है क्रोमोस्फीयर। जो सूर्य का जो रेड कलर दिखाई देता है वो क्रोमोस्फेयर की वजह से दिखाई देता है। एक लेयर होती है सन में और उसमें क्या है? लाल कलर दिखाई देता है। उसके बाद जो सबसे बाहरी परत है वो कोरोना है। तो अपना जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा? क्रोमोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर हम जानते हैं सबसे चमकदार लेयर क्या होती है? फोटोस्फेयर है। और जो क्रोमोस्फेयर है, जो लाल रंग दिखाई देता है वो क्रोमोस्फेयर है। और जो कोरोना है वो सबसे बाहरी परत है सूर्य की। जो लिथोस्फेयर है वो रिलेटेड है अर्थ से। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? कोरोना। ठीक है, तो इसके बाद है जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, यानी भारत के मूल संविधान में शामिल है क्या क्या चीजें थी जो मूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान है उसमें 395 यानी 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे यानी 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे यानी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे। उसके बाद 22 भाग थे यानी 22 पार्ट्स थे और कितने? 8 क्या थे? अनुसूचियां थी, यानी 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सेकेंड यानी बी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द टाइप ऑफ नोट्स इश्यू सिस्टम फॉलोड इन इंडिया इज, यानी जो भारत में नोट जारी करने की प्रणाली है वो कौन सी है? भारत में अपनाई जाने वाली नोट जारी करने की प्रणाली का प्रकार क्या है? देखिए, द मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। देखिए, कोई भी कंट्री जब नोट जारी करता है तो उसके लिए वो क्या करता है? एक रिजर्व बनाता है। ठीक है, रिजर्व बनाने का मतलब होता है जितने नोट वो जारी करना चाहता है उसके बराबर या तो उसे गोल्ड कॉइन या फिर क्या है, सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एक तरीके से रिजर्व करना पड़ता है, उसके बराबर ही वो नोट जारी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ देश क्या है, अलग अलग प्रणाली यानी अलग अलग सिस्टम अपनाते हैं। तो देखते हैं पहला सिस्टम क्या कहता है। पहला सिस्टम कहता है मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली। ये प्रणाली क्या कहती है कि एक लिमिट तय की जाती है कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट और इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, यानी इस लिमिट के बियॉन्ड आप नोट इशू नहीं कर सकते। और ये मैक्सिमम लिमिट जो होगी उसी के इक्विवेलेंट आपको गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए रिजर्व रखनी पड़ती है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक में रखी जाती है, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक में क्या है, ये रिजर्व बनाया जाता है। तो मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम भारत में नहीं है। भारत ऐसी कोई क्या है, मैक्सिमम लिमिट तय नहीं करता। इसके बाद जो है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको बाद में देखेंगे। दिस इज द राइट ऑप्शन। फिर इसके बाद क्या है? प्रोपोर्शनल फिड्यूसरी सिस्टम। मान लो इसमें क्या होता है, इसमें यह तय किया जाता है कि अगर हमारे पास जो रिजर्व है वो 100 रुपए का है, 100 रुपए के बराबर हमारे पास गोल्ड है या सिक्योरिटीज है,
तो उसका कुछ प्रपोर्शन, एक अनुपात तय किया जाता है, एक प्रपोर्शन तय किया जाता है। अगर 100 हमारे पास रिजर्व है, 100 का रिजर्व है, तो हम 45 का नोट जारी करेंगे इस तरीके से। यानी 45 और 100 का क्या हो जाएगा, एक आपके पास प्रपोर्शन हो जाएगा। एक फिक्स प्रपोर्शन में क्या है, नोट जारी किए जाते हैं। और ये प्रपोर्शन किस किस का होगा, इश्यूड नोट एंड रिजर्व का, यानी गोल्ड रिजर्व का। ठीक है, तो ऐसा भी सिस्टम भारत में नहीं है। उसके बाद क्या है, फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम। इसमें भी क्या होता है, एक सीमा तय की जाती है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, फिक्स होता है कि भाई हम इससे ज्यादा ना तो ज्यादा नोट जारी करेंगे और ना इससे कम नोट जारी करेंगे। तो इस प्रकार के जो सिस्टम को हम बोलते हैं फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम, जो कि भारत में नहीं है। अब ऑप्शन करते हैं हम दो की बात। ठीक है, ऑप्शन दो में क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जो भारत है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। इसमें क्या होता है, भारत एक कम से कम मिनिमम वैल्यू तय करता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है दिस इज माय रिजर्व, और मैं क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जैसे मान लो भारत में क्या है, 200 करोड़ रुपए का गोल्ड रखा जाता है, 200 करोड़ रुपए का मिनिमम गोल्ड रखा जाता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी जाती है नोट जारी करने के लिए। ठीक है, नोट जारी करने के लिए। तो ये हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है नोट जारी करने में। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड महाबलीपुरम? देखिए, महाबलीपुरम पल्लव शासकों ने की। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की। महाबलीपुरम को पहले ममलापुरम कहा जाता था, ममलापुरम कहा जाता था। अब ममलापुरम किस राजा ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? ये थे नरसिम्हा वर्मन। ठीक है, तो नरसिम्हा वर्मन क्या थे, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। और याद रखना, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ये पल्लव राजा थे, उन्होंने क्या है, महाबलीपुरम की स्थापना की थी। और जो महाबलीपुरम है ये आज के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साउथ इंडियन डायनेस्टी होती थी ये, और ये नरसिम्हा वर्मन के द्वारा स्थापित हुई। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, पल्लव राजा। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट है कि पल्लव राजा ने क्या है, महाबलीपुरम की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादसी? पियादसी नहीं है ये, प्रियदर्शी। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है ये क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी था? प्रियदर्शी कौन था, मैं बताता हूं। देवनाम प्रियदर्शी होता क्या है? देवनाम प्रियदर्शी होता है द बिलव्ड ऑफ गॉड, द बिलव्ड ऑफ गॉड, यानी देवों का प्रिय, भगवानों का प्रिय। तो यहां पर पहला ऑप्शन है मौर्यन किंग अशोका, जो कि राइट ऑप्शन है। उसके बाद है मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता, जो कि बिल्कुल गलत है, बाकी के ऑप्शन यहां पर गलत रहेंगे। तो पहला राइट आंसर क्या है, मौर्यन किंग अशोका है, मौर्यन किंग अशोका है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का जो नाम है देव नाम प्रिय कहां से मिला? ठीक है, ये मिला है दो अभिलेखों से। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, अशोका के द्वारा बनाए गए बहुत सारे पिलर्स हैं जिन पर लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन है, यानी स्तंभ आलेख हैं। ठीक है, और आप उनको बोलते हैं शिलालेख हैं। ठीक है, तो शिलालेख और स्तंभ आलेखों से पता चलता है कि जो अशोक का नाम है वो देवनाम प्रिय भी है, यानी देवनामा प्रियदर्शी भी है। ठीक है, कौन कौन से अभिलेख है स्पेशली जिनसे ये नाम पता चलता है, मैं आपको इंक्लूड कराता हूं। ये दो अभिलेख हैं, एक तो गुर्जरा का और एक मास्की का। तो गुर्जरा का और मास्की के दो अभिलेख हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये नाम जो है ये अशोक के नाम है। अब देखिए, एक हमारे क्या होते थे, एक साइंटिस्ट होते थे जिसका नाम था सी बाइडन। सी बाइडन ने खोज की थी मास्की अभिलेख की, मास्की अभिलेख की। अब ये मास्की कहाँ है? मास्की जो है वो कर्नाटका में है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है मास्की अभिलेख। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है कि मास्की अभिलेख कहां पर है। मास्की जो अभिलेख है वो रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। ठीक है,
दूसरा जो अभिलेख ये बताता है कि अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी होता था, वो है गुर्जरा अभिलेख। अब जो ये गुर्जरा अभिलेख है ये कहां पर है? ये दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट? दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। दोनों के बारे में पूछा जा सकता है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कि ये बताते हैं कि अशोक का नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी था। तो पहला जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट ऑप्शन है, और ये कौन सा है? मौर्य राजा अशोक है, ठीक है, यानी अशोक का नाम ही देवनाम प्रियदर्शी था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, which among the following subject is not an aim of the monetary policy of the Reserve Bank of India? यानी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है? यहां लिखा है सब्जेक्ट इज नॉट एन एम, नॉट एन एम, यानी यहां पर नहीं वाला बताना है, जो एम नहीं है, जो मकसद नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है रिजर्व बैंक का, वो बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग इम्पेचुअस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिविंग इम्पेचुअस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए नहीं वाला बताना है, जो नहीं है। अब देखिए आर्थिक विकास को बढ़ावा रिजर्व बैंक नहीं देगा तो कौन देगा? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे लिए? सही है, और हमें बताना है गलत वाला, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, यानी रिजर्व बैंक क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है? इंपेचुअस देता है, यानी गति देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायरेक्ट क्रेडिट विद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, के साथ प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष ऋण, ये कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ये भी करेक्ट है। अब देखिए क्या है? क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का मतलब होता है विद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यानी किसी उद्देश्य के लिए जो हमें ऋण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद है टू कंट्रोल प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति, यानी महंगाई। महंगाई को कंट्रोल करने का जो प्रेशर है वो किस पर आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर आता है। यानी महंगाई होती है तो उसका प्रेशर कौन झेलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कि ब्याज दर कम करनी है या ब्याज दर बढ़ानी है, इंटरेस्ट रेट कम करना है, बढ़ाना है, ये तय करके ही इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू एंश्योर सोशल जस्टिस। अब देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एक आर्थिक ढांचा कैसे तय कर सकता है? आर्थिक ढांचा का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है अपनी इकोनॉमी में, तो वो कैसे अर्थव्यवस्था में कोई काम करने वाली संस्था कैसे सामाजिक चीजों को यानी सोशल जस्टिस को हैंडल कर सकता है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी ये जो तीनों ऑप्शन, जो पहले तीनों ऑप्शन हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी से अपने रिलेट करते हैं, लेकिन ये क्या है? अपनी इकोनॉमी से रिलेट नहीं करता। ये हमारे कहां से रिलेट करता है? एक सोशलिज्म से रिलेट करता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी सोशल जस्टिस में इंटरफेयर नहीं करता हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा, और हमें गलत ही इस क्वेश्चन में ढूंढना था। तो हमारे लिए जो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा रहने वाला है? ये वाला, ठीक है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमिडेस्ट द फॉलोइंग टैक्सेस कलेक्टेड बाय यूनियन इज नॉट मैंडेटेड टू बी असाइंड टू द स्टेट। अब देखिए संघ द्वारा एकत्रित किए गए निम्नलिखित करों में से कौन राज्य को सौंपे जाने के लिए अनिवार्य नहीं है? यहां पर भी नहीं है शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट मैंडेट टू बी असाइंड टू द स्टेट, यानी वो टैक्स कौन सा है जो कि कलेक्ट किया जाता है या लेवी किया जाता है, एक तरीके से लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंटर के द्वारा, लेकिन साझा नहीं किया जाता किसके साथ? स्टेट के साथ। हमें वो टैक्स बताना है। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या है? आर्टिकल 268, 268 ये तय करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 268 ये तय करता है कि कौन कौन से टैक्स हैं वो
सेंटर में रहेंगे, सेंटर के हवाले रहेंगे, कौन कौन से टैक्स स्टेट के हवाले रहेंगे, कौन कौन से टैक्स स्टेट क्या करेगा, लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा और पास रखेगा, कौन कौन से ऐसे टैक्स हैं जो कि सेंटर के द्वारा लेवी किए जाएंगे यानी लगाए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे, लेकिन क्या है उसका कुछ शेयर स्टेट को भी दिया जाएगा, और कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लगाए भी जाएंगे, कलेक्ट भी किए जाएंगे और रखे भी जाएंगे सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई हैं अलग अलग टैक्सेस की इन द आर्टिकल 268A इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं, ठीक है। तो इनमें से जो पहला मैं आपको बता देता हूं पहले से ही कि बहुत सारे टैक्सेस में से कौन कौन से जो टैक्स हैं जो कि क्या है साझा किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, यानी अगर हम भूमि अधिग्रहण करते हैं, सरकार किसी भी तरीके से भूमि अधिग्रहण होता है, एक तरीके से भूमि का ट्रांसफर होता है, लैंड का ट्रांसफर होता है, रजिस्ट्री होती है, तो उसका क्या होता है, अगर वो भूमि एग्रीकल्चर लैंड है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी लैंड है उनका सक्सेशन जब होगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स को कलेक्ट करेगा सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, लगाता भी वही है, कलेक्ट भी वही करता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ शेयर दिया जाएगा स्टेट को। ऐसे ही एस्टेट ड्यूटी है, ये भी प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स है, एस्टेट ड्यूटी, जो कि कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा और उसका कुछ पार्ट शेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है। इसके बाद है टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड। टर्मिनल टैक्सेस क्या होते हैं, मान लो कोई पैसेंजर है, फॉर एग्जांपल मी फ्रॉम हरियाणा, मैं क्या है ट्रेन में ट्रेवल करता हूं, तो मैं एक टिकट खरीदता हूं, जो मैंने टिकट खरीदी है वो उसका जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन जो टैक्स उस पर लगता है उसका कुछ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, हरियाणा को दिया जाएगा, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूं और मैंने पैसे दिए हैं टिकट के लिए, उसमें कुछ टैक्स भी गया है और वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया है, उसका कुछ शेयर हमारे हरियाणा राज्य को भी मिलेगा। उसके बाद क्या है, रेलवे के फेयर और फ्राइट हो गए। उसके बाद क्या है, अगर हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं, न्यूज पेपर की परचेजिंग में और सेलिंग में जो भी टैक्सेस इंक्लूड होते हैं उसका शेयर स्टेट को भी मिलता है, जो कि कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सारे जो मैंने टैक्सेस बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कलेक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और शेयर किए जाते हैं स्टेट्स के साथ भी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अपना देखिए कौन कौन से टैक्सेस मैंने इंक्लूड किए हैं वो यहां पर आ गए। देखिए टर्मिनल टैक्सेस मैंने बताया, जैसे कि टर्मिनल टैक्सेस अगर हम मालगाड़ी में कुछ सामान लाते हैं और हम टैक्स देते हैं, तो हम हरियाणा के व्यक्ति हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स वसूलेगी उसका कुछ शेयर क्या है हरियाणा गवर्नमेंट को भी देगी। उसके बाद है टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर एंड फ्राइट्स, ये भी हम इंक्लूड कर चुके हैं। टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड, यानी माल की खेप पर भी क्या है जो टैक्स है वो क्या है कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और एक हिस्सा उसका शेयर की कहां पर दिया जाता है, स्टेट को भी दिया जाता है। लेकिन जो सर्विस टैक्स है वो पूर्णतः यानी कंप्लीटली क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेवी करता है, इसको थोपता है, एक तरीके से वसूलता है और कलेक्ट करता है, लेकिन कोई भी इसका शेयर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सर्विस टैक्स है। हम उन टैक्सेस को इस क्वेश्चन में ढूंढ रहे थे जो कि शेयर नहीं किया जाता स्टेट के साथ, तो सर्विस टैक्स वही टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता, ये वसूला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, फोर्थ है, फोर्थ हमारा यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बी आर अंबेडकर के द्वारा किसे कही गई है। देखिए
जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है, ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 32, वो है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार क्या कहता है, ये राइट क्या कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का यानी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। क्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। और सुप्रीम कोर्ट को पावर है 5 तरीके की रिट्स जारी करने का, यानी 5 तरीके से अपना सकता है वो अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के। तो 5 वो तरीके हैं, 5 वो रिट्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर कौन से 32 में इंक्लूडेड है। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि ये क्या है, हृदय और आत्मा है। किसके अकॉर्डिंग, भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहिब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाबा साहिब के अकॉर्डिंग जो हृदय और आत्मा है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी ऑप्शन 3 यहां पर राइट रहेगा। ये ऑप्शन 3 यहां पर राइट रहने वाला है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं इंक्लूड करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप लिखेंगे, मार्क करेंगे। जो आर्टिकल नंबर 32 है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अलो करता है यानी पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल नंबर 32। क्या करने की पावर देता है, रिट्स को जारी करने की। 5 तरीके की रिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे आने वाले क्वेश्चन में इंक्लूड करेंगे कि कौन कौन सी रिट्स क्या क्या है। तो 5 जो रिट्स हैं उनको, उनकी पावर देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि 5 रिट्स वो जारी कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 में। लेकिन हाई कोर्ट को भी इस तरीके की रिट्स जारी करने का पूरा अधिकार है, पूरा राइट्स है। वो इंक्लूड है आपके आर्टिकल 226 में, यानी 226 में। ठीक है, तो आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट भी 5 तरीके की रिट्स है वो जारी कर सकता है, और जो आर्टिकल 32 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 5 तरीके की रिट्स जारी करने का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इंक्लूड करने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज, यानी गुप्त काल के बाद का विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा है। देखिए आप जानते हैं गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय स्पेशली क्या था, बौद्ध अध्ययन के लिए था, यानी बौद्धिस्ट लोगों के एजुकेशन के लिए था। तो नालंदा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा नालंदा के बारे में, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो गुप्त सम्राट, जो बताया जाता है कि इसको स्थापित किसने किया, वो थे हमारे कौन से, वो थे हमारे शंकरादित्य। कौन से, शंकरादित्य। अब शंकरादित्य कोई स्पेशल पर्सन नहीं थे, हो सकता है वो कुमार गुप्त फर्स्ट हो और हो सकता है वो कुमार गुप्त सेकंड हो। ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय किन्होंने स्थापित किया, हु एस्टेब्लिश्ड नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो आप बोलेंगे हो सकता है अगर शंकरादित्य है तो राइट ऑप्शन शंकरादित्य रहेगा, या फिर कुमार गुप्त वन है तो कुमार गुप्त वन रहेगा, या कुमार गुप्त टू रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शंकरादित्य कुमार गुप्त वन थे या कुमार गुप्त टू थे, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर रहेगा। तो हम बोलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में था। कहां पर था, बिहार में था। ये गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा। तो यहां पर राइट जो ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, राइट ऑप्शन है यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बोथ द इंडियन एंड फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन, यानी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ और अमेरिकी संघ के दोनों के लिए एक विशेषता है। विशेषता कब पता चलेगी, देखिए अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें लिखी गई हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। अब जो बातें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं तो वही तो दोनों में सिमिलर होंगी, समझिए। तो क्या है, हम वो चीज देख लेते हैं जो कि वहां पर भी है और यहां पर भी है। एक पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा,
हम उन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे जो कि हमने अमेरिकी संविधान से यानी अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपने संविधान में जोड़ी हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है ए सिंगल सिटीजनशिप। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, बिल्कुल है, ठीक है, एकल नागरिकता है। लेकिन यूएसए में एकल नागरिकता नहीं है, क्या है वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में क्या है सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें वो ढूंढना है, वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि सिमिलर है भारत में भी और अमेरिका में भी। तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है ड्यूअल जुडिशरी, ऐसी नहीं है, यहां पर भी ड्यूअल जुडिशरी नहीं है। यहां पर क्या है हमारा फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है हमारे यहां पर जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो एक तो सुप्रीम है यानी सबसे ऊपर है। दूसरा क्या है हर एक स्टेट में क्या है एक अलग अलग हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है जुडिशरी की, उसको हम फेडरल जुडिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं फेडरल जुडिशरी कहते हैं। तो ड्यूअल जुडिशरी नहीं है। ड्यूअल जुडिशरी का मतलब होता है टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दो स्वतंत्र अलग अलग न्यायपालिका। ऐसा भारत में नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या होता है यूएसए में कि एक जुडिशरी ने अगर अपना कोई एक डिसीजन देता है तो उसको दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता, यानी दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यानी एक ने जो डिसीजन दिया दूसरा उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसा कहां पर है यूएसए में है। लेकिन भारत में क्या है हाई कोर्ट अगर अपना कोई डिसीजन दे देता है तो उसको चैलेंज कर सकता है अपना सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके की जो जुडिशरी है वो इंडिया में है। तो सेकंड ऑप्शन भी यहां पर हमारा गलत है, क्योंकि वहां पर जो जुडिशरी है वो यहां पर नहीं है। इसके बाद है थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो जो थ्री लिस्ट है, आपको पता है कि जो हमने कंकरेंट लिस्ट ली है, एक तरीके से जो संवर्ती सूची को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इंक्लूड किया है। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए क्या है गलत हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए राइट रहेगा कि हमारे यहाँ क्या है जुडिशरी क्या है फेडरल है, यानी यहां पर ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान को क्या करने के लिए की व्याख्या करने के लिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट है वो क्या रहेगा फेडरल रहेगा। यानी सोल अथॉरिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन है सुप्रीम कोर्ट है। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्लेनेट लुक रेडिश इन द नाइट स्काई। कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो रात के आसमान में लाल रंग का दिखाई देता है, वो हमारा मार्स है। ये आप अच्छे से जानते हैं, जब मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है मेरी, उस पर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है हर प्लेनेट के बारे में कि मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड की वजह से ही क्या है इसका रंग लाल है। तो ये आपके लिए ऑप्शन यहां पर मार्स करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है मार्स ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडिया करेंसी वाज स्टार्टेड इन। देखिए पहले डेसिमल सिस्टम नहीं होता था, ठीक है, यानी एक रुपए में 100 पैसे नहीं होते थे। पहले क्या होता था, पहले एक रुपये को डिवाइड किया गया था 16 आने में, है ना, 16 आने में, आने होते थे पहले 16 आने, ठीक है। और 16 आने को क्या है 64 पैसे में डिवाइड कर रखा था, 64 पैसों में, ठीक है, पैसी बोलते थे उनको, पैसी, ठीक है, 64 पैसे में डिवाइड कर रखा था। एक रुपये को 16 आने में और 16 आने को 64 पैसे में, और एक आना 4 पैसे के बराबर था। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ 1957 के बाद ऐसा खत्म कर दिया गया, फिर डेसिमल सिस्टम स्टार्ट हुआ। 1957 के बाद ही जो भारत का एक रुपया है उसमें 100 पैसे होने लग गए, ठीक है। इस तरीके का जो सिस्टम बनाया गया वो 1957 में बनाया गया। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो टी राइट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अब देखिए
जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद जो बी आर अम्बेडकर हैं वो क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं। राजेंद्र जो प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद बी आर अम्बेडकर हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और उसके बाद जो बी एन राव हैं, यानी बी एन राव जो हैं वो, उनकी फुल फॉर्म क्या है, एक तरीके से उनका पूरा नाम क्या है, वो बेनेगल नरसिंह राव। आप याद रखेंगे बेनेगल नरसिंह राव जो हैं वही हमारे क्या हैं, संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। आपको मैं बता दूं 1950 और 1952 के बीच जो बी एन राव हैं वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं। तो यानी जब संवैधानिक सभा बन रही थी तो सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे। एक और मैं बताता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किनके द्वारा दिया गया है, वो बी एन राव के द्वारा ही दिया गया है। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, अपने भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, लेकिन किसकी सलाह पे तैयार किया, बी एन राव की सलाह पर। बी एन राव ने एक खाका तैयार किया था, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था कि इस तरीके का हमारा संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहां पर ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा 3, बी एन राव। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेट के बारे में, तो आपको वेट के बारे में जानना है कि वेट है क्या। देखिए, सबसे पहले वेट की फुल फॉर्म क्या है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, यहां पर वीडियो इसलिए लंबी हो सकती है क्योंकि यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन है। तो वेट क्या है, वेट है, वेट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो नहीं वाले को हम यहां पर क्या है, खोज रहे हैं, आपको ध्यान देना है। ऑल स्टेट हैव यूनिफॉर्म वेट फॉर द सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। यानी सारे के सारे स्टेट क्या है, एक ही उत्पाद के लिए, एक ही वस्तु के लिए सभी स्टेट्स में एक ही टैक्स होगा, एक ही वेट होगा। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, द स्टेट हैव डिस्क्रिशन टू फिक्स द रेट ऑफ द टैक्स विद इन द 4 रेट प्रिस्क्राइब्ड। अब क्या है, 4 तरीके के रेट होते हैं। हो सकता है निल हो, पहला पहला ऑप्शन क्या है स्टेट के पास, कि आप किसी वस्तु पर वेट 0 लगा सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकते हैं कि आप किसी वस्तु पर 1% वेट लगा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन होते हैं वेट के। 4 परसेंटेजेस होती हैं जिनको सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप इसका जो परसेंटेज है वेट का वो 0% रख सकते हैं, 1% रख सकते हैं, 4-5% रख सकते हैं, या 12-15% रख सकते हैं। इस तरीके के कोई 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि स्टेट के पास क्या है, निर्धारित 4 दरों के भीतर ही दर तय करने का क्या होता है, एक विवेक होती, विवेक से हम क्या है 4 ऑप्शन में से एक वेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है, इट विल प्रमोट द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, यानी यह निवेश की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगा। अब मैं इसके बारे में बताता हूं, निवेश की उत्पादन क्षमता क्या होती है। अगर हम वेट लगाते हैं, सपोज हम वेट लगाते हैं, वेट लगाने से क्या होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा। कैसे, क्योंकि जब भी हम कच्चा माल खरीदेंगे तो वेट लगेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सेल करेंगे तो वेट लगेगा, या कोई सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वेट लगेगा। तो वेट जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा रही है। और जब विदेशी कंपनी क्या है भारत में आती है तो कच्चा माल खरीदती है तो वेट देती है। ठीक है, दूसरा है कुछ प्रोडक्ट को सेल करती है तो वेट देती है। तो एक तरीके से भारत की सरकार को वेट का फायदा होता है या स्टेट को फायदा होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, कहीं ना कहीं हमारे जो देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंक्रीज करता है, और ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब इसके बाद क्या है, इट विल मेक आवर एक्सपोर्ट मोर कंपिटिटिव।
कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, यानी ये हमारे एक्सपोर्ट को प्रतिस्पर्धी बना देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन होगा प्रोडक्ट्स में, क्या है एक्सपोर्ट में प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है यहां पर कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा कि चौथा ऑप्शन गलत है। बाकी तीन ऑप्शन वेट से रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है, बाकी चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है और हम सत्य नहीं को ढूंढ रहे हैं। एक और बात मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, वेट होता क्या है। वेट होता है एक ऐसा टैक्स जो कि हर स्टेज पर लगता है, यानी किसी प्रोडक्ट के तैयार होने में हर एक स्टेज पर लगता था पहले। ठीक है, इसको 2005 में क्या है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया था वेट को वो हरियाणा स्टेट है, यानी हरियाणा राज्य वेट को लगाने वाला पहला राज्य है। 2017 में वेट को रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी से। 1 जुलाई 2017 से वेट को क्या है जीएसटी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि वेट क्या है, वेट वैल्यू एडिशन इतना ज्यादा होता था कि यहां पर महंगाई बढ़ रही थी, चीजों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है, इसलिए वेट को कहीं ना कहीं हटा दिया गया। ये क्या होता है, डबल टैक्सेस सिस्टम होता था। जब कच्चा माल खरीद रहे हैं तब भी टैक्स दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको बेच रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, एक ही वस्तु पर 2 बार टैक्स लग रहा था, इसलिए वेट को हटा दिया गया जीएसटी के द्वारा। अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब कीमत बढ़ रही है वस्तु की, तो इसलिए हमने वेट को हटा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पूछा जाता है और बहुत आगे आने वाले एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाएगा। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। अगर हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले भारत पर आक्रमण किन्होंने किया, तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले आर्य थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम ऑप्शन से चलेंगे तो पहला भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, डेरियस प्रथम थे। ये क्या थे, पर्शियन थे। क्या थे, पर्शियन। हम ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना द होम ऑफ गार्गी मैत्रेय एंड कपिला वॉज, यानी गार्गी मैत्रेय और कपिला का घर कौन था, घर कहां था। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो ये नाम है गार्गी मैत्रेय और कपिला, ये वोमन फिलोसफर होती थी, वोमन फिलोसफर। अच्छा, ये जो वोमन फिलोसफर है ये कहां से बिलोंग करती थी, मैं आपको बता देता हूं, ये मिथिला से बिलोंग करती थी, मिथिला। अब मिथिला कहां पर है, मिथिला मैं बताता हूं, अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा कौन होते हैं, अयोध्या के राजा होते हैं, अयोध्या के राजा कौन होते हैं, ये होते हैं मनु। कौन, मनु। मनु के पुत्र होते हैं निमि, समझ रहे हो, अयोध्या के राजा मनु, मनु के पुत्र निमि और निमि के पुत्र होते हैं मिथि, निमि के पुत्र मिथि होते हैं। मिथि ने शहर बसाया था मिथिला। ठीक है, मिथि ने शहर बसाया मिथिला। अब मिथिला में क्या है, कौन कौन से विद्वान रहे हैं, ये आप ध्यान से इंक्लूड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, जो मिथिला में रहने वाले विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, वो वाल्मीकि भी रहे हैं, अष्टवक्रा भी रहे हैं, याज्ञवल्क्य भी रहे हैं, उदयन भी रहे हैं, महावीर भी रहे हैं, कन्नड भी रहे हैं, कनाद जिसको बोलते हैं, जैमिनी भी रहे हैं और कपिला भी रहे हैं। कुछ इंडियन फिलोसफर भी, वुमेन फिलोसफर भी रही हैं जिनका नाम है गार्गी, मैत्री, भारती और कपिला, कात्यायनी, कात्यायनी और कपिला। ये जो महिलाएं हैं ये वुमेन फिलोसफर रही हैं जो कि बहुत ही विद्वान मानी जाती हैं, जो कि मिथिला से संबंध रखती हैं। जो मैंने नाम बताए हैं वो नाम इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है याज्ञवल्क्य जी जो हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं, वो भी मिथिला से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज, एक घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को डैश के रूप में जाना जाता है। मैं बताता हूं, न्यूट्रॉन स्टार, एक स्टार की लाइफ स्टेजेस होती है जिसमें न्यूट्रॉन स्टार बनता है। अब घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार को हम क्या कहते हैं, यहां पर करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, पल्सर है। कौन सा है, पल्सर, जो क्या है, ये न्यूट्रॉन स्टार रहेगा आपका, पल्सर क्या रहेगा,
न्यूट्रॉन स्टार, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार यानी घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार। उसके बाद है विच इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। कौन सा स्टार सेकंड नियरेस्ट है आफ्टर सन, यानी सन के बाद दूसरा सबसे नजदीकी तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहां पर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा अल्फा सेंचुरी के बारे में भी। अल्फा सेंचुरी एक ग्रुप ऑफ स्टार है, ध्यान दीजिए अल्फा सेंचुरी क्या है, ये एक स्टार्स का ग्रुप है जो ग्रुप पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ग्रुप की बात करेंगे तो अल्फा सेंचुरी इज द ग्रुप नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है, अर्थ के सबसे नजदीक है, ग्रुप है। लेकिन इस अल्फा सेंचुरी का एक, इस ग्रुप का एक स्टार है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सन के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सा आरबीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चन मतलब दूसरी बार आया है, तो यहां पर जो ऑप्शन रहेगा वो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा कि सोशल जस्टिस से, जो आरबीआई का है, जो सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करना होता है, कंट्रोल करना होता है, और डायरेक्ट क्रेडिट को डिजायरेबल डायरेक्शन देनी होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होता है। ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये आरबीआई के अंडर आती हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या है, द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिक्रीजिंग साइज। साइज के डिक्रीज होने में आपको क्या बताना है, प्लैनेट की सीरीज बतानी है। तो मैंने बताया था, देखिए जो हमारे जोवियन प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट कौन से हैं, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। इनकी सीरीज जो मैंने बताई है, इनकी जो एक तरीके से ऑर्डर में ही पढ़ दो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा इनका, क्या है, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर भी यही है। तो यहां पर लिखा हुआ है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन यहां पर जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। यानी जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, इस तरीके से सीरीज चलती है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या था, राइट ऑप्शन था। ये आपको ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है नेशनल इनकम रेफर टू। नेशनल इनकम क्या है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। मैं बताता हूं, यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो सेवाएं भारत में, जो वस्तुएं और सेवाएं भारत में एक साल में प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम है। अब भारत का कोई नागरिक या भारत के नागरिक एक साल में जितनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं उनकी वैल्यू ही नेशनल इनकम है, यह आपको ध्यान रखना है। अब भारत के नागरिक क्या हैं, कुछ सेवाएं बाहरी कंट्री, विदेशी कंट्री में, यानी एक तरीके से फॉरेन कंट्री में भी दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहां पर, तो उनकी जो इनकम है वो भी नेशनल इनकम में क्या है, इंक्लूड होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो विदेश से जो इनकम भारत में आ रही है, भारत के लोगों के पास आ रही है, वो भी यहां पर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्या है, मनी वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स, बिल्कुल गलत। मनी वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, नहीं, ऐसा नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं। मनी वैल्यू ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नहीं, बिल्कुल गलत। तो मनी वैल्यू ऑफ, पहला ऑप्शन देखिए, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग ए प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, यही हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। यानी उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत जो कि भारत में प्रोड्यूस की जाती है एक साल में, वो क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। और जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्लूड किया जाता है क्या, जो विदेश से हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम आ रही है, धन आ रहा है। यानी मान लो मैं
अगर विदेश में जाकर पढ़ाने लग जाऊं तो मैं क्या करता हूं, विदेश से क्या है कुछ इनकम लूंगा, वो इनकम भी क्या है भारतीय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है? ब्राइटेस्ट स्टार हमारा वीनस रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, शुक्र ग्रह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? प्रेसिडेंट कौन रहे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के? ये हमारे कौन से रहे? ये हमारे रहे प्रेसिडेंट रहे राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। एम.ए. जिन्ना ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे क्या है आगे जाकर क्या है हमारे प्रधानमंत्री बने। याद रखना पहला राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव लड़ा गया वो 2 मई 1952 को लड़ा गया। द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1952, यानी 2 मई 1952 को लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे वो राजेंद्र प्रसाद जी रहे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हेन द मून कंप्लीटली कवर द सन इट इज नोन एज। जब चंद्रमा सूरज को पूरी तरीके से कवर कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? एंट एम्ब्रा, द अम्ब्रा, द पेनम्ब्रा और द नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। आप पहले इस तस्वीर को देखिए ये क्या है? लाइट सोर्स यानी एक तरीके से सन। ये हमारा क्या है? चंद्रमा जो कि सन को कवर कर रहा है। अब जो ये डार्केस्ट पार्ट है ये देखिए जो बिल्कुल डार्क में है, ठीक है, इसको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और जो ऊपर वाला है जो थोड़ा सा कम डार्क है, ग्रे कलर का है, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो देखिए जो डार्केस्ट पार्ट है दिस इज अम्ब्रा, एंड जो लाइट कलर में एक तरीके से परछाई है, शैडो है, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। तो ये क्वेश्चन क्या है? देखिए जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो इसे कहते हैं अम्ब्रा। तो अम्ब्रा जब पूरी तरीके से ढक लेगा तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर क्या है? अम्ब्रा यहां पर राइट आंसर है। तो आप यहां पर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। देश की राष्ट्रीय आय क्या है? देश की राष्ट्रीय आय है क्या है? गवर्नमेंट एनुअल रेवेन्यू, कि भारत सरकार का वार्षिक राजस्व कितना है, कितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, क्या वो राष्ट्रीय आय है? नहीं, टोटल प्रोडक्टिव इनकम यही है। यानी जितनी भी वस्तुएं बनती हैं और जितनी सेवाएं हम प्रदान करते हैं उनका टोटल क्या है? हमारा नेशनल इनकम है। यही हमारा ऑप्शन करेक्ट था। तो यहां पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से जो सरप्लस मिलता है वो है? नहीं, वो नहीं है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो हमें वैल्यू मिलती है क्या वो नेशनल इनकम है? नहीं। जो सेवाएं, जो वस्तुएं और जो सेवाएं भारत में बनती हैं एक साल के अंदर, वही क्या है? उनकी वैल्यू क्या? हमारी नेशनल इनकम है। जो सेवाएं, जो वस्तुएं हम बाहर बना रहे हैं, विदेश में बना रहे हैं, वो भी क्या है? नेशनल इनकम में उनकी वैल्यू भी ऐड की जाती है। ये आपको याद रखना है। ये वो क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन वो थे जो कि बहुत बार आपके सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो इसी तरीके की जो वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।